Assalamu alaikum and welcome to all those who have joined us in this video. So we are going to continue the series of CS432, that is network modeling and simulation. And as you can see इसका हमने जो है वो वीक नंबर 13 स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, ठीक है। और ये टॉपिक नंबर है आपके पास 172 और इसमें हमने प्रॉब्लम सेट 1 की जो है वो बात करनी है। सो यहाँ पे अब आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट SPF एल्गोरिदम की एक टोपोलॉजी, एक नेटवर्क की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट राउटर्स हैं विच आर टर्म्ड एज WX UVT, ठीक है। ये डिफरेंट राउटर्स हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। अब एक राउट से दूसरे राउट तक, एक राउटर से दूसरे राउटर तक या एक नोड से दूसरे नोड तक जो जाने की कॉस्ट है, जो लिंक की कॉस्ट है, वो आपको यहाँ पे इंटीजर्स की नंबर्स की फॉर्म में गिवन है, जैसे 8 हो गया, 12, 6, 8, 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब वो कह रहा है कि विद द इंडिकेटेड लिंक कॉस्ट यूज डिजिक्स्ट्रास शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू ऑल द नेटवर्क नोड्स। तो अब अगर हम कहते हैं कि भाई एक्स से जो है वो हमने जाना है समझ लें टी तक, ठीक है। तो अब डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो SPF एल्गोरिदम है बेसिकली, और वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो लिंक की कॉस्ट देख के बताता है। तो अगर एक्स से टी तक आपने जाना है तो देखें, अगर हम वाई के ज़रिए से जाते हैं तो 6 + 7 कितने होते हैं, 13। और अगर हम वी के अक्रॉस जाते हैं तो 3 + 4 7। तो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ, XVT, ठीक है। तो मतलब इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हम कंप्यूट कर लेते हैं। तो आपने बाकी सारे लिंक्स का भी कर लेना। अब ये इंटर AS कनेक्टिविटी, AS क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम्स, जिन्हें हम कहते हैं कि एक सिस्टम जो एज अ होल अपने अंदर ही सारा कंप्लीट हो और उसके लिए वो मतलब बाकी सिस्टम से जो है वो इंडिपेंडेंट। तो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, फिर ऑटोनोमस सिस्टम 2, 3 और 4, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम 1 जो है उसमें 1A, 1B, 1C इस तरह के राउटर्स हैं। फिर ऑटोनोमस सिस्टम 2 जो है उसमें 2A, 2B, 2C इस तरह से हैं ऑनवर्ड्स। अब इसमें वो कह रहा है कि ऑटोनोमस सिस्टम 3 और ऑटोनोमस सिस्टम 2 जो हैं वो OSPF एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। OSPF क्या होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसी तरह AS ऑटोनोमस सिस्टम 1 और 4 जो हैं वो राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, जिसे RIP हम कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है, ये हमने कैलकुलेट करनी है कि राउटर 3C जो है वो अब इन प्रोटोकॉल्स में से किससे जो है वो एक्स की इंफॉर्मेशन सीखेगा, लर्न करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि जो ऑटोनोमस सिस्टम 3 है, AS3, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, OSPF, ठीक है। तो वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो उसी से जो है वो डिफरेंट नोड्स और डिफरेंट लिंक्स की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो राउटर 3C जो है वो OSPF से इन्फॉर्मेशन लेगा। इसी तरह राउटर 3A जो है वो थर्ड ऑटोनोमस सिस्टम में ही आ रहा है, तो वो भी OSPF से लेगा। इसी तरह 1C और 1D किससे लेंगे, तो यहाँ पे देखें ये ऑटोनोमस सिस्टम 1 में 1C और 1D है ना, और ऑटोनोमस सिस्टम 1 जो है वो RIP यूज़ कर रहा है। तो RIP प्रोटोकॉल जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन देगा। तो जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा होता है वही जो है वो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम सेट 2। यहाँ पे अब आपके पास देखें कि आपके पास जो है ना क्यूइंग डिले की एक वैल्यू आपको दी हुई है n-1 × D, ठीक है। अब इसमें जो है हमने n नंबर ऑफ़ पैकेट्स अज्यूम किए हैं कि वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो फॉरवर्ड हो रहे हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ। अब हमने मैक्सिमम डिले कंप्यूट करना है मेमोरी स्विचिंग फैब्रिक के लिए, बस स्विचिंग फैब्रिक के लिए और क्रॉस बार स्विचिंग फैब्रिक के लिए, ठीक है। तो मेमोरी स्विचिंग फैब्रिक और बस, इन दोनों में जो है वो इतना ही डिले लगता है जो मैक्सिमम आपको गिवन होता है, दैट इज़ n-1 × D। और जो क्रॉस बार स्विचिंग फैब्रिक है, इसमें क्योंकि हर क्रॉस पे, हर जंक्शन पे, हर लिंक पे जो है वो एक बार कह लें कि वैल्यू को क्या किया जाता है, स्विच किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एसएच इसमें कोई भी जो है वो डिले नहीं होता। तो इसका जो क्यूइंग डिले है वो मैक्सिमम जो क्यूइंग डिले है हर पैकेट के लिए वो क्रॉस बार स्विच का 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होती, प्रॉपर क्रॉसेस होते हैं, स्विचेस होते हैं, ठीक है। लेकिन मेमोरी और बस स्विचिंग फैब्रिक में जो है वो आपके पास यही n-1 × D होगा, और जो क्रॉस बार स्विचिंग फैब्रिक है उसके लिए 0 होगा, कोई डिले नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपको दिया हुआ है कि आपने कोई एक एग्जांपल देनी है IP एड्रेस की जो इस नेटवर्क को असाइन किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखें 26 वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि होस्ट जो है उसको होस्ट बिट्स जो हैं वो 26 हैं। तो टोटल बिट्स कितनी होती हैं, 32 में से माइनस करें 26, तो आपके पास जो है वो कितना हो गया, 32 - 26। अच्छा, 32 - 26 आपके पास यहाँ पे आ गया
6 वैल्यू, ठीक है। तो 6 जो है वो आपके पास बिट्स दी हुई हैं किसकी, होस्ट की। तो अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि 2⁻6 कर देना, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 रेज्ड टू पावर 6। तो वो आपके पास है 64। तो टोटल अब आपके पास क्या है कि 64 कह लेंगे टोटल यहाँ पे जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अगेन यहाँ से मैं आपको बताती हूँ 128 + 64 करें तो ये आपके पास बन जाता है 192, और एक रिज़र्व्ड बिट होती है तो -1 कर दिया तो वो आपके पास टोटल जो है वो 191 बन जाएगा, ठीक है। तो 1.128 से लेके 0.191 तक के दरमियान में आपने कोई भी आईपी एड्रेस जो है वो इस तरह असाइन कर देना है कि 128.119.40.156 कह लें, 140 कह लें, मतलब 191 से कम होना चाहिए। और ये कैसे कैलकुलेट किया ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें हमने जो है वो प्रीफिक्सेस बताने हैं कि ABCD को कितने असाइन किए जाएंगे। तो टोटल जो है वो आपके पास अगेन ये वाला एड्रेस दिया हुआ है और 4 सबनेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो 4 सबनेट जब हमने बनाने होते हैं तो हमने 2 होस्ट की बिट्स ऐड करनी होती है, इसी तरह 2 बनाने होते हैं तो 1 बिट ऐड करनी होती है। तो खैर अब यहाँ पे 4 सबनेट्स हैं, लाइक 4 सबनेट्स के लिए इसका हाफ कर लेंगे, 2 होस्ट बिट्स आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो 26 + 2 कितना हो गया 28। तो जो ए है उसको ये सारा कुछ /28 इस तरह से मिलेगा। फिर जो B, C और D हैं उनके लिए आपने 64 में 16 प्लस करते जाना है। तो 64 + 16 करेंगे वो B की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो उसका आंसर आया होगा उसमें 16 बिट्स और ऐड करेंगे, C की आ जाएगी। फिर 16 और ऐड करेंगे तो D की आ जाएगी। और 26 की जगह यहाँ पे 28 इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने ओवरऑल 4 सबनेट्स बनाने थे तो उसमें जो है वो हमने 2 बिट्स ऐड करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे आपके पास जो है वो फार्मूला है कि आपने 2400 बाइट्स का जो है। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल है ना इसका ऐसे आपको कह लें कि ऊपर कोई फार्मूला भी नहीं दिया हुआ, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो वो राउंड अबाउट 5 to 6 या 3 to 4 पेजेस का जो है वो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे बस MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है और टोटल नंबर ऑफ़ बाइट्स, और इस तरह से जो है वो आपने इसको कैलकुलेट करना है कि कितनी जो है वो वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना कि हाउ मैनी नंबर ऑफ़ फ्रेगमेंट्स आर जनरेटेड, तो आप टोटल डेटाग्राम के अगर साइज़ को जो है वो MTU से मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आपके पास टोटल यूनिट जो है वो आ जाता है, टोटल साइज़ आपके पास आ जाता है कि इतने जो हैं वो आपके पास फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ओरिजिनल डेटाग्राम है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 422 होता है, तो आपने उस आईपी डेटाग्राम के डिफरेंट फील्ड्स की डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सो अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया तो बहुत लेंथी सोल्यूशन है, लेकिन आपने यहाँ तक कर लेना है कि इसके कितने फ्रेगमेंट्स जो हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। 4 कैसे होगा, हम लाइक दोनों वैल्यूज़ को कि बाइट साइज़ को हम अगर डिवाइड करेंगे MTU से तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास सिंपल क्वालिटी ऑफ सर्विस राउटिंग है। फिर यहाँ पे अब देखें कि हर क्लास ऑफ ट्रैफिक जो है उसे कोई ना कोई बैंडविड्थ चाहिए होती है, और फिर हम ये मेन मोटिव हमारा ये होता है कि हम ऐसा राउट जो है वो यूज़ करें जो पिछले लिंक्स जो है वो यूज़ करता रहे जब तक नए पाथ्स जो हैं वो इस्टेब्लिश ना हो। इसे हम ऑप्टिमल राउटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मिनिमम आपको बैंडविड्थ दी हुई है 50 kbps, इसी तरह मैक्सिमम दी हुई है 100। फिर आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 मिनट। फिर डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो आपको दी हुई हैं। फॉर्मूला अब ये है, अब इसमें ऊपर वाली वैल्यूज़ अगर सारी अज्यूम करके इंटर करें तो आपके पास 75 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आपके पास 3 जो है वो डिसीजंस ले जा सकते हैं। अगर तो रिसोर्सेज जितने रिजर्व्ड हैं वो एग्जैक्टली 75 kbps के ही बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा बेस्टेस्ट डिसीजन है। लेकिन अगर जो डेस्टिनेशन है सोर्स ने सेंड किया और वो 75 की जगह 75 से कम डेटा रेट पे पहुंचा 1 मिनट में, तो हम फ़ौरन से सोर्स को जो है वो नोटिफाई करेंगे, उसे इन्फॉर्म करेंगे कि जो है लाइक जितनी मैक्सिमम हमारे पास स्पीड होनी चाहिए थी उससे कम है। फिर सोर्स क्या करेगा, एक नया राउट जो है वो इस्टेब्लिश करेगा जो उस लेस देन से बढ़ के 75 kbps तक की उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह अगर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो 65 kbps है तो डेस्टिनेशन नोट करेगा कि 65 मेरा डिसीजन मैंने लेना है, तो 65 से अगर कम वैल्यू होगी तो वो फ़ौरन सोर्स को नोटिफाई करेगा और सोर्स जो है वो नया राउट जो है वो इस्टेब्लिश करेगा और वो इक्वल हो जाएगा बाद में 65 kbps के, ठीक है। इसी तरह 50 kbps के लिए। तो आईनेट जो आपके पास ओमनेट में फ्रेमवर्क है
वो आपके पास डिफरेंशिएटेड सर्विसेज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा उसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं क्यूज़ को हैंडल करने के लिए, ड्रॉप टेल क्यू, ड्रॉप टेल क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्यू, इसी तरह रिडंडेंट एरर डिटेक्शन क्यू। ठीक है, तो मतलब इस तरह से दिस इज हाउ वी मैनेज द थिंग्स। और इस तरह जो है वो आईनेट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हम डिफरेंट चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल आ जाता है, और ये एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का? डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का। ठीक है, उसके अलावा ये कंपोजिट मैट्रिक के हिसाब से राउटिंग में आपको हेल्प आउट करता है। कंपोजिट मैट्रिक वो होता है जो एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स और एक से ज़्यादा चीज़ों को, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके जो है वो हम बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये 2013 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था और इसे सिस्को ने किया था। इसका बेसिक ऑपरेशन ये है कि ये एक एल्गोरिदम यूज़ करता है जिसे हम डुअल एल्गोरिदम कहते हैं, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम प्रोपोगेट करते हैं टोपोलॉजी चेंज, मिनिमाइजिंग पाथ कंप्यूट टाइम, कि हम इस तरह के चेंजेस को जो है वो अडॉप्ट करते हैं जिसमें आपको मिनिमम पाथ जो है वो लगे, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, इवेंट ड्रिवन पार्शियल बाउंड अपडेट जो है वो ये सेंड करता है, कॉन्टीन्यूसली नहीं करता, जब भी अपडेट होती है तो वो नोटिफाई कर देता है अपने नेबर्स को। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमुलेट HSRP, और ये आपके पास है हॉट स्टैंड बाय राउट प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखें कि ये बेसिकली क्या करता है। ये जो HSRP है ये बेसिकली किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके। अगर उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे फेल हो भी गया है, उसका कोई डिफ़ॉल्ट लिंक फेल हो भी गया है, फिर भी कम्युनिकेशन लिंक जो है वो इस्टेब्लिश रहता है और वो किसी अल्टरनेटिव तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। होता क्या है कि हम कोई फैंटम राउटर जो है वो क्रिएट करते हैं। फैंटम राउटर होता है कोई वर्चुअल राउटर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है कि अगर सेंडर और डेस्टिनेशन के दरम्यान में सेंडर और रिसीवर के दरम्यान में कोई डिफ़ॉल्ट लिंक फेल हो गया तो हम वो वर्चुअल नेटवर्क जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और जो वर्चुअल या फैंटम राउटर होता है उसका अपना IP और अपना मैक एड्रेस भी होता है। तो यहाँ पे एब्रिविएशन आपने याद रख लेना है, हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल HSRP। और ये एक्टिव राउटर, वर्चुअल राउटर और स्टैंड बाय राउटर्स जो है वो मिला के किसी भी इंटरप्राइज का इंटर नेटवर्क क्रिएट कर होते हैं। सो वर्चुअल राउटर जो होता है हर PC को आपके इंटर नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसकी सेटिंग इस तरह से की जाती है कि वो डिफ़ॉल्ट गेटवे के फेल होने पे डिफ़ॉल्ट गेटवे की जगह वर्चुअल राउटर को यूज़ कर सके। ठीक है, तो जब कोई भी पर्सनल कंप्यूटर जो है वो 8 फ्रेम भेजता है अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे फाइंड करने के लिए, और अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे फेल हुआ है तो जो फैंटम राउटर है वो क्या करता है कि वो अगर तो उस वक्त पे एक्टिव है तो वो डिफ़ॉल्ट गेटवे की जगह अपना मैक एड्रेस, अपना IP एड्रेस जो है वो रिस्पॉन्स में वापस भेज देता है। ठीक है, तो एक्टिव राउटर जो है वो हेलो पीरियोडिकली सेंड करता है, बार बार जो है वो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। और अगर तो एक्टिव राउटर फेल हो जाता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका फेल हो जाता है, वो जो HSRP है जिसे हम फैंटम राउटर भी कह रहे हैं, वर्चुअल राउटर, वो उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है सिमुलेट फ्लडिंग। इसमें आपके पास फ्लडिंग एक ऐसा एल्गोरिदम है राउटिंग का जिसमें हम क्या करते हैं कि जिस सेंडर ने पैकेट सेंड किया होता है ना, उसको छोड़ के बाकी सब नेबर्स को वो पैकेट की कॉपी भेज दी जाती है। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जो है वो आपको ये गिवन है, ओहम इंटू n-1। ठीक है, उसके अलावा नंबर ऑफ़ पैकेट्स हम कैसे करते हैं, पहले हम क्लास जब डिक्लेयर कर होते हैं उसके प्राइवेट डेटा पार्ट में हम नंबर ऑफ़ सेंट पैकेट्स और नंबर ऑफ़ रिसीव्ड पैकेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं, और फिर एक टाइमर जो है वो 0 पे सेट कर देते हैं, नंबर ऑफ़ रिसीव्ड 0। और फिर वॉच टाइमर से क्या होता है कि हम सारी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे होते हैं। ये जो सिर्फ हाईलाइटेड है ना कोड ब्लॉक्स मिड की तरह, बस आपने उनको करना है, पेपर में वही आते हैं। पूरा कोड करने की ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद TCP विद बिट एरर रेट, ये क्रॉस लेयर पैराडॉक्स है आपके पास कि TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो कंजेशन कंट्रोल के लिए होता है। इसी तरह जो बिट एरर रेट है वो पैकेट लॉस वगैरह जो फिज़िकल लेयर की वजह से जाते हैं उनको डील कर रहा होता है। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो TCP है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो गलत अज्यूम कर लेता है बिट एरर रेट को, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है वो स्टारवेशन में कहत में चला जाता है। ठीक है, फिर एक लाइन ऑफ साइट इफेक्ट एक टर्म है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो लाइन ऑफ साइट में मौजूद है दो नोड्स S और B के दरम्यान में, तो वो एक वीकर रिसीव्ड सिग्नल जो है वो जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम
जो है वो एक लाइक सिंगल लाइन ऑफ साइट के बाहर निकल के अगर सेंडर और रिसीवर का लिंक बनाएं तो वो रिसीव्ड सिग्नल जो हैं उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर लाइन ऑफ साइट इफ़ेक्ट ये होता है कि एक सिंगल लाइन है, एक लिंक है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में, और अगर उस लाइन के अंदर रहते रहते हम कोई लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वो आपको वीक सिग्नल्स देगा। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट इफ़ेक्ट, ठीक है। फिर उसके अलावा एक डिसाइडर मॉड्यूल होता है जो क्लासीफाई करता है कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनको क्लासीफाई करता है कि ये रिसीवेबल मैसेजेस हैं या नॉइज़ वाले मैसेजेस हैं, कि इनको अबॉर्ट करना है, ड्रॉप करना है, या फिर इनको आगे सेंड करना है। उसके अलावा जो चैनल की करंट स्टेट चल रही होती है उसके बारे में भी डिसाइडर मॉड्यूल आपको नोटिफाई करता है। और उसके अलावा ये बिट एरर मैसेजेस जो है वो भी कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू सिमुलेट द प्रायोरिटी क्यूज़, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि हमने प्रायोरिटी क्यूज़ की बात करनी है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रायोरिटी क्यूज़ हैं उनका मेन ये काम होता है कि हमने एक सिंपल मेथड जो है वो डिफरेंशिएटेड सर्विस क्लासेस को कंप्यूट करने के लिए देखना होता है, ठीक है। कि प्रायोरिटीज़ हम सेट कर देते हैं क्यूज़ की, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से पैकेट्स और डेटाग्राम्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो अब ये जो सी क्यू है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें लाइक प्रायोरिटी क्यूज़ में हम क्या करते हैं कि पैकेट्स को प्रायोरिटी क्यूज़ में उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि पैकेट्स को स्केड्यूल कैसे करना है, उनको शेड्यूल कैसे करना है। अगर तो सारी प्रायोरिटी क्यूज़ खाली होती हैं तो जो हमें पहली क्यू नज़र आती है हम उसके हेड से जो है वो डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। और प्रायोरिटी क्यूज़ के अंदर भी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फ्लोज़ हैं। इफ़ यू डू रिमेंबर, ये हमने पहले भी कहीं किया था। दरमियान में क्लासीफायर लगा हुआ है, वो क्यूज़ में क्लासीफाई कर देगा इन सारे फ्लोज़ को, और फिर जो क्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी की होगी वो आगे चली जाएगी, फिर मिडल प्रायोरिटी एंड देन लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ये अब आईनेट में इस तरह से जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है कि सी पैकेट क्यू ओवरऑल सी क्यू की इम्प्लीकेशन है। फिर वहाँ से हम ऑन्ड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। फिर जो ऑब्जेक्ट ऑन्ड होते हैं अगर आपने उनको कोई पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है तो वो सी नेम्ड ऑब्जेक्ट हो गए, एंड एट द वेरी एंड यू हैव सी ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा लिंक लेयर सर्विसेज, जिसे हम DLL सर्विसेज भी कहते हैं। और ओवरऑल जो है वो यहाँ पर देखें कि डेटा लिंक लेयर जो है वो लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो पाथ बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा जो एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए इट नेसेसिटेट्स द बिहेवियर, लाइक जो अपर लेयर्स हैं वो उनकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए हमें DLL डेटा लिंक लेयर जो है वो चाहिए होती है। और वो किस किस फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए होती है? रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, फ़्लो कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, और एरर कंट्रोल को देखने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं DLL की तरफ से। एक तो रिलायबल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है और एक अनरिलायबल ईथरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? एरर कंट्रोल हम देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डेटा लिंक लेयर पे। उसके अलावा हम जो है वो कंटेंशन कंट्रोल देख सकते हैं कि डेटा कंजेस्टेड ना हो, रिसोर्सेज फेयर वे में मिल रहे हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं, लिंक एक्सेस हमने देखनी होती है। फिर ईडेक्ट टेक्निक्स आपके पास जो हैं यहाँ पे देखें कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की ये बेसिकली टेक्निक्स हैं। और ये आपको ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर जो है वो इनकोडिंग करता है और उसी इनकोडेड डेटा को रिसीवर जो है वो डिकोड कर लेता है। पहले आपके पास के बिट्स के का एक डेटा वर्ड है, जनरेटर से हम डेटा वर्ड गुजारते हैं और वो इनकोड होकर आपके पास एक कोड वर्ड बन जाता है n नंबर ऑफ़ बिट्स का। फिर ये ट्रांसमिशन हो रहा है और फिर ट्रांसमिशन के बाद ये कोड वर्ड जब रिसीवर की साइड पे पहुंचा तो इसको डी कोड किया जाता है चेकर की मदद से, ठीक है। और चेकर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। अगर तो वो वैलिड हो तो हम उसको डेटा वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर वो लाइक क्या लें कि कोई ऑल्टर्ड या कोई क्या लें कि चेंज्ड अगर कोई बिट है, मॉडिफाइड बिट है जिसे हम करप्ट बिट कहते हैं, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज द थिंग्स। अब यहाँ पे देखें कि अगर हैमिंग डिस्टेंस का आपको दिया हुआ है, हैमिंग डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो हम एरर डिटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें से 1 वैल्यू माइनस करें तो आपके पास एरर डिटेक्शन कोड आ जाता है। और अगर उस माइनस करके आप उस टोटल वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर लें तो एरर करेक्शन का आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। फिर ऑल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कोडिंग मेथड्स ओनली वर्क बिलो अ सर्टन एरर रेट, के एक सर्टन नंबर ऑफ़ एरर रेट है वहाँ तक जो है वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैनेज कर सकती हैं। और कोई भी ऐसा मेथड ऐसा नहीं होता जो आपको ये कह सके
क्या है कि वी कैन अलाउ एनी नंबर ऑफ़ एरर्स, कि हम कहें कि जितने मर्ज़ी एरर्स जो हैं वो हम डेटा बिट्स में और चेक बिट्स में जनरेट कर लें, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन उनको ठीक कर देगी। तो ऐसा केस नहीं है, एक सर्टेन नंबर ऑफ़ लिमिट है कि उतने एरर्स को ठीक किया जा सकता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ज़रिए से, और बाकियों को नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरिटी चेक्स। पैरिटी चेक्स में बेसिकली क्या होता है कि सिंगल बिट जो होती है ना, उससे हम बेसिकली चेक कर होते हैं। अब यहाँ पे देखें, पैरिटी जो बिट होती है ना वो दो तरह की होती है। अगर तो आपके पास नंबर ऑफ़ वन आपकी डेटा बिट्स में देखें, यहाँ पे अब कितने वन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बिट्स हैं। तो इसकी जो पैरिटी बिट होती है वो हमने लगानी होती है 1। ठीक है, तो इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ ओवरऑल हमने क्या करना होता है कि हमने नंबर ऑफ़ वन जो होते हैं ना डेटा में, उनको हमने इवन रखना होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे जैसे डेटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 आपके पास वन है, तो हमने इनको इवन करना है, तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। अगर यहाँ आपके पास 10 वन्स होते तो हम यहाँ पे पैरिटी बिट 0 लगा देते। अगर यहाँ पे 5 वन होते तो हम यहाँ पे इवन बनाने के लिए 1 लगा देते। अगर यहाँ पे 8 होते तो पहले से इवन थे ना, तो फिर हम यहाँ पे 0 लगा देते। तो पैरिटी बिट 0 या 1 हम इस हिसाब से लगाते हैं कि अपनी डेटा बिट में हम देखते हैं, अगर तो जितने 1 है वो इवन में है तो 0 होती है पैरिटी बिट, और अगर वो ओड में होते हैं तो पैरिटी बिट 1 होती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर आपके पास 50% बस ये अप्रोच आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है, मतलब देता है कि यहाँ तक जो है वो ठीक से बेटर वे में वो एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर बर्स्ट एरर्स हैं, अच्छा, अब एक होते हैं सिंगल एरर्स और एक होते हैं बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर होते हैं कि कंसेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा बिट्स जो हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं। जैसे अब ये है फॉर एग्जांपल 0 1 1 1 सेंडर ने सेंड किया था, लेकिन रिसीवर इसको रिसीव करे 1 0 1 0 या 1 0 0 0। ठीक है, तो अगर कंसेक्टिव बिट्स मॉडिफाइड हो तो उनको हम बर्स्ट एरर्स कहते हैं। तो पैरिटी चेक की एक ये लिमिटेशन है कि पैरिटी बिट्स उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि समझ लें कि अगर आपके पास लाइक 1 1 0 0 सेंडर ने सेंड किया था, ठीक है, तो इसमें 1 1 दो थे ना, तो पैरिटी बिट हम 0 लगाएंगे। और इसी तरह अगर सेंडर का 1 1 0 0 रिसीवर की साइड पे चेंज होकर 1 0 0 1 आ रहा है, तो वो चेंज तो हो गया, लेकिन जब पैरिटी बिट के हिसाब से हम चेक करेंगे फिर भी 2 1 है, तो फिर भी हम पैरिटी बिट 0 लगा देंगे। तो मतलब इस तरह के जो बर्स्ट एरर्स होते हैं उनको हम पैरिटी बिट के ज़रिए से चेक नहीं कर सकते। तो उसका एक सोल्यूशन है आपके पास कि हम जो है वो चेकसम मेथड लगाते हैं। चेकसम मेथड के देखें यहाँ पे कुछ वेरिएंट्स हैं। टीसीपी यूडीपी जो हैं उसमें हम हेडर और डेटा सब पे जो है वो चेकसम कंप्यूट करते हैं। आईपी में हम सिर्फ आईपी के हेडर पे कंप्यूट करते हैं। एक्सटीपी में हम दो चेकसम निकालते हैं, एक चेकसम सिर्फ हेडर पे होता है और एक चेकसम जो है वो हेडर प्लस आईपी, मतलब पूरे के पूरे फ्रेम के ऊपर होता है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट की जाती है। उसके अलावा चेकसम में हम ये देखते हैं कि एरर डिटेक्शन जो है वो सिंपल और फास्ट तरीके से हो। फिर एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है जिसको हम आगे जाके देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अब आपके पास हम चेकसम में बेसिकली क्या करते हैं, सारे ज़ीरोज़ को वंस में और वंस को जो है वो हम ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये हमने असाइनमेंट में इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो किया था। फिर आपके पास है एक 2D जनरलाइजेशन जिसे हम 2 वे या 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि आपके पास i नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और j नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं कि पैरिटी वैल्यूज़ को अक्रॉस द कॉलम एंड अक्रॉस द रोज़ जो है वो कंप्यूट करते हैं। जो रो के अक्रॉस हम पैरिटी चेक करते हैं वो आपके पास रो पैरिटी होती है, और जो कॉलम्स के अक्रॉस करते हैं वो कॉलम पैरिटी होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर एक सिंगल एरर है तो उसको हम इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन के ज़रिए। ठीक है, लेकिन 2 डायमेंशनल पैरिटी की एक लिमिटेशन है कि वो डिटेक्ट तो कर सकती है लेकिन उसको करेक्ट नहीं कर सकती अगर आपके पास दो एरर्स आ रहे हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 वे जो है रिडंडेंसी हम उसको ओवरऑल ऐसे करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास एक डायग्राम है, ये आपके पास ओरिजिनल डेटा है। अब ये जो जितनी भी बिट्स हैं बाइट्स हैं उनको आपने एक एक करके यहाँ पे लिख लिया। अब रो के अक्रॉस हम चेक करेंगे। देखें पैरिटीज़ हम इसी तरह करेंगे, कितने 1 है इसमें, 1 2 3 4, तो 4 इवन नंबर पहले से है तो पैरिटी बिट लग गई 0। फिर इसका करें, इसमें 4 हैं तो फिर पैरिटी बिट लग गई 0। तो इस तरह से रोज़ के अक्रॉस रो पैरिटी चेक कर ली। फिर कॉलम्स के अक्रॉस हमने देखा कि कितने 1 है, 1 2 3 है तो हमने इवन बनाना था तो पैरिटी बिट हमने 1 लगा दी। इसी तरह लास्ट वाले की करें तो 1 था तो हमने इवन बनाना था तो 1 लगा दिया, तो टोटल 2 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब जब हमने ओरिजिनल डेटा को रिसीवर की साइड पे पहुंचाना है तो ये इस तरह करके लाइक 1 0 0 1 1 0 0 1 0, फिर 1 1 1 0 0 0 1 0 0, तो वो हमने जो है वो
करना है। और यहाँ पे देखें लास्ट वाला कॉलम भी एक रो की शक्ल में बन गया ना, वो आपने यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देना। तो इसको हम टू वे जो है वो लाइक रिडेंडेंसी या टू वे चेकसम हम इसे कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एरर्स को ठीक कर रहे होते हैं और पैरिटी बिट्स लगाते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है CRC। CRC क्या होता है, साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक। चेकसम समटाइम्स वीक हो जाता है और ये लिमिटेड वे में जो है वो आपको ठीक चीज़ें करके दे रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम CRC चेक लगाते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ आगे जाके हमने क्या करना है। एक्सोर यूनिट जो हम लगाते हैं, जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है वो हम लगाते हैं। और इसमें हम आपके पास ये डेटा बिट्स हैं और ये आपके पास रिमाइंडर है, और इसको जो है वो हम टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अगर तो सारे आंसर में आपके पास ज़ीरोज़ हों तो हम समझ जाते हैं कि आपके पास जो है वो कोई भी करप्शन नहीं हुई, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई और डेटा वैसे का वैसा चला गया। और अगर नॉन ज़ीरो रिमाइंडर आपके पास बचे तो हम कहते हैं कि डेटा जो है वो वैलिड नहीं था, ठीक है। फिर मॉड्यूलर टू अरिथमेटिक में हम बेसिकली क्या करते हैं कि बाइनरी डिवीजन हम कर रहे होते हैं, और एक्सक्लूसिव और जो है वो ऐसे काम करता है। एक्सक्लूसिव होता है कि कोई भी चीज़ डायनामिक, तो अगर आपके पास इनपुट्स हैं 1 0 तो आंसर 1 आएगा, और अगर इनपुट्स हैं 0 1 तो आएगा आंसर 1। लेकिन अगर सेम सेम है, चाहे वो 1 1 है या 0 0 है, तो फिर आंसर आता है 0 0, ठीक है। तो फिज़िक्स में शायद आपने ये कहीं पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला ही मैं आपको बताती हूँ हमने इसको सॉल्व कैसे किया। सो यहाँ पे अब देखें, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये डेटा बिट है 1 0 1 1 1 0, ठीक है। इसमें डी जो है वो आपके पास 6 है इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब इसमें इसका टोटल कह लेंगे साइज़ जो है वो 6 बिट्स है। फिर उसके बाद ये जी की आपको वैल्यू दी है कि इससे जो है वो आपने लाइक ये जनरेटेड नंबर ऑफ़ बिट्स हैं जिससे आपने इसको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखें कि आपने ना कुछ बिट्स को अपेंड करना होता है, और कितनी अपेंड करनी होती है, जितनी ये जनरेटर कोड होता है ये 4 बिट्स का है ना, तो हम 3 0 अपेंड करेंगे। अगर ये 1 0 0 होता तो हम 2 बिट्स अपेंड करते हैं, अगर 1 0 होता तो हम 1 बिट अपेंड करते, लाइक R-1 एक वैल्यू जो है कम करके हम उतने ज़ीरो एंड पे लगा देते हैं। तो डी की वैल्यू ये थी, और 4 हमारे पास बिट्स थे जी में, तो हमने जो है वो 3 0 आखिर में अपेंड कर दिए। अब आपने इससे जो है वो इसको डिवाइड करना है 1 0 0 1 1 ज़ार 1 0 0 1। अब यहाँ पे हमने प्लस या माइनस नहीं करना, बाइनरी डिवीजन में हमने इसका एक्सक्लूसिव वर्ड निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सक्लूसिव वर्ड में दोनों बिट्स जो हैं वो सेम आ रही होती हैं तो हम ज़ीरो वैल्यू लिखते हैं। तो 1 1 था तो ज़ीरो, फिर 1 0 चेंज था, एक्सक्लूसिव था तो हमने 1 लिखा। ये दोनों सेम सेम थे 0 0 और 1 1, तो वो हो गया 0 0, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अब देखें कि ये ज़ीरो तो चलें कैंसिल हो गया। अब उसके बाद एक ज़ीरो के बाद जब अगला ज़ीरो आता है तो हम उसको ऊपर जो है वो पहुँचा देते हैं। तो हमने ये एक ज़ीरो तो कैंसिल होना ही था, वो तो नेचुरल है, लेकिन जो दूसरा ज़ीरो था उसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद बाकी सारा वैसे का वैसा लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब देखें कि जब हम ज़ीरो ऊपर पहुंचाते हैं ना, तो हम एक्सक्लूसिव और एक बार सारे के सारे ज़ीरोज़ के साथ दोबारा निकाल लेते हैं। तो 0 0 सेम था तो 0, 1 0 चेंज था तो 1, 0 0 सेम था तो 0। एक ज़ीरो होता है तो वो उसका कोई मसला नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाता है, तो दोबारा से हमें ज़ीरो ऊपर नहीं पहुंचाना पड़ा। अब 1 0 1 1 हमने ऊपर से शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और 0 1 ऊपर से हमने ले लिया क्योंकि 4 बिट्स वाला था ना, तो हमने 4 तक तो वैल्यूज़ लेनी थी। फिर दोबारा 1 ज़ार किया तो 1 0 0 1 हो गया। इसका एक्सक्लूसिव और निकालें, 0 1 एक्सक्लूसिव थे, चेंज थे, तो इसका आंसर आया 1 1 0 चेंज थे तो आंसर 1, ये दोनों सेम थे तो इनका आंसर जो है वो 0 0 आ गया। एक ज़ीरो बाई डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाता है, ये दूसरा ज़ीरो आया तो इसलिए ऊपर भी हमने इसको कर दिया और दोबारा ज़ीरोज़ के साथ इनका एक्सक्लूसिव वर्ड निकाल लिया। तो मतलब इस तरह से सारी डिवीजन करते करते आपके पास आंसर आता है आखिर में 0 1 1, ठीक है। ये 0 1 1 रिमाइंडर आता है। अब इस 0 1 1 अगर यहाँ पे सारे 0 0 0 होते तो हम कहते कि आपके पास जो है वो ऐसा बिल्कुल सेम जो है वो डेटा सेंड हुआ है, लेकिन अब ये 0 1 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है एंड वी नीड टू रेक्टिफाई इट। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास ओरिजिनल डेटा था ना, ये वाला 1 0 1 1 1 0, इसके आगे आपने ये रिमाइंडर अपेंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो डेटा था और इसके आगे मैंने रिमाइंडर अपेंड कर दिया विच इज़ 0 1 1। अब सिंपल आपने दोबारा से बाइनरी डिवीजन करनी है, वही डिवीजन करते 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 आखिर में सारा आंसर जो है वो 0 0 0 आ जाता है। तो इट मीन्स के अब जो है वो हमने साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के ज़रिए से जो है वो अपनी वैल्यू को ठीक कर लिया, और अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डेटा जो है वो विदाउट एनी एरर जो है वो पहुँच गया। तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो सारे बर्स्ट एरर्स
को डिटेक्ट करने के लिए कैलकुलेट यूज़ हो सकता है। ईथरनेट में, एटीएम में, सिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, इन सब में जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास थ्रूपुट ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक आ गया। इसमें हमने कुछ कंटेंशन इश्यूज़ की बात करनी है। आइडियल मैक वो होता है जिसमें 8 बिट्स पर सेकंड अगर बैंडविड्थ है या रेट है तो एग्जैक्टली हम उतना ही जो है वो सेंड कर सकें। ठीक है। फिर आइडियल मैक जो होता है वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक नोड नहीं होता, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, क्लॉक्स की कोई स्लॉट्स नहीं होती, ये बेसिकली सिंपल होता है। एक्सेस मेथड्स की बात करें तो एक बेसिक एक्सेस मेथड है कि इसमें सिंपल आपके पास एक बिजी चैनल है, फिर कुछ आइडल स्लॉट्स होंगे, आइडल स्लॉट्स पे हम डेटा भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट्स होंगी एंड ऑल दैट। फिर 4 वे हैंड शेकिंग में हम क्या करते हैं कि टीसीपीज़ यूज़ करते हैं और डिफरेंट एल्गोरिदम्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर एक इफेक्टिव थ्रूपुट की बात करें तो वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपके नेटवर्क के अक्रॉस कितने एक्टिव यूज़र्स हैं, फिर कितने रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, फिर चैनल जो है वो डायरेक्ट एक्सेस यूज़ कर रहा है, बेसिक एक्सेस मेथड जिसे हम कहते हैं वो 4 वे हैंडशेक यूज़ कर रहा है, फिर ट्रैफिक कितनी ज़्यादा वहाँ पे आ रही है। तो ये ओवरऑल प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का होता है कि हम इसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो है वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर हमने चैनल पार्टिशनिंग की बात करनी है। यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अपने चैनल को, अपने लिंक को डिफरेंट पीसेस में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, या तो टाइम स्लॉट्स के हिसाब से, या स्पेस के हिसाब से, या कोड के हिसाब से, या फिर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट राउंड्स में जो है वो चैनल को एक्सेस कर रहे होते हैं, और इसमें जो अनयूज्ड स्लॉट्स या स्पेसेस होती हैं वो आइडल हो जाती हैं, मतलब वो यूज़ नहीं की जा रही होती हैं, और जो यूज़ हो रही होती हैं वो एक्टिव रहती हैं। ठीक है। और फिर उसके अलावा जो लेंथ होती है टोटल, वो बताती है कि हर राउंड में कितने पैकेट्स जो हैं वो आपके यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा, फिर अब यहाँ पे देखें कि आपके पास यह है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की एग्जांपल, और इसमें आपके पास एक 6 स्टेशंस का जो है वो लैन है, और इसमें आपके पास 3 पैकेट्स हैं, 1, 3 और 4, और जो बाकी 2, 5, 6 हैं वो आइडल हैं। तो देखें जो आइडल हैं वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, लाइक उनकी जगह तो खाली है लेकिन उनका मेंशन नहीं किया हुआ। तो अब जितने टाइम स्लॉट्स यूज़ हो रहे हैं हम उनको जो है वो आगे ट्रांसमिट कर देते हैं, तो टाइम के हिसाब से कि वो कितना टाइम ले रहे हैं उस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं अपने चैनल को। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब से अपने पूरे बैंड को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है। उसमें फिर जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स नहीं चाहिए हो रहे होते या जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते वो आइडल रह जाते हैं, और बाकी जो है वो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देखें अब इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं 1, 3, 4 वो सेंड कर रहे हैं, और जो बाकी बैंड्स हैं 2, 5, 6 वो आइडल हैं। ठीक है। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी के बैंड्स बने हुए हैं उसमें से कोई एक फ्रैक्शन, एक पोर्शन जो है वो यूज़ होगा और बाकी जो है वो यूज़ नहीं होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 172 to 187, एंड दिस वाज द वीक नंबर 13। अगर इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई होगी सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।